हमने कल इमानुएल कांट का फ़लसफ़ा मुकम्मल कर लिया। अब हम देखिए मैं बार-बार ये कहता रहता हूँ कि फ़लसफ़ा कांट पे मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत सारे स्कॉलर्स को पढ़ेंगे दे विल टेल यू कि हीगल इज़ आल्सो अ वेरी बिग नेम इन फिलॉसफी व्हिच ही इज़। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। Hegelian thought is considered that it influenced everything after it. कार्ल मार्क्स क्या है? हेगल पे कमेंट्री। हिटलर हेगल पे कमेंट्री। हर एक चीज़ यूरोपियंस जो भी उसके बाद बने वो हिटलर की कमेंट्री। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री हेगल ने आगे डेवलप की। हर एक चीज़ फिर हेगलियन थॉट पे है। लॉजिक के बारे में शोपेनहावर कहते हैं इनके कि I just could not have enough of it. I could never finish the book. Yeah. So when you cannot finish a book, that means there is still more to read in it. There is still more to read in it. So Hegel is that figure. Yet ऐसे कि कांट पे फलसफा मुकम्मल हो गया। अब आप देखेंगे कि what it means to say that कि अब कोई नई बात, कोई तूफानी बात नहीं होगी। अब कांट को थोड़ा सा एडिट करेंगे लोग, अब वही बातें फिर से बोलेंगे या फिर प्रॉब्लम को ही चेंज कर देंगे। बट इट एसेंशियली इज़ जो कांट के कंक्लूजन्स है वो ज़्यादा आप बदलेंगे नहीं, वही एडिटिंग होगी थोड़ी बहुत। हिगेलियन थॉट में भी ऐसा ही आपको दिखेगा। इनका कोर थॉट जो हमको समझ दो ही हैज़ रिटन लॉट ऑफ थिंग्स। हिज फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री इज कंसिडर्ड हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी एंड फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री both, but I want to talk about history of philosophy. It's considered one of the finest books on the history of philosophy because this person had great understanding of philosophy, हेगल की। लेकिन आज हम हेगल को नहीं पढ़ेंगे। हेगल को समझने के लिए फ़लसफ़े को फिर से समझना ज़रूरी है। You have to put Hegel in his context. Very important to do with any philosopher. Hegel is not an exception. हमने क्या-क्या एस्टैब्लिश किया है अभी तक? हमने इससे पहले बात की है। Those of you who have been here earlier, उनके लिए तो रिवीजन है। Those of you who haven't been, you can take it on face value for now कि हाँ हमने किया होगा डिस्कस इससे पहले, बट दिस इज का काइंड ऑफ रिवीजन so that you are able to understand Hegel as well if you have not attended earlier sessions. So कांट ने हमारे सामने साबित कर दिया कि मेटाफिजिक्स इज नॉट पॉसिबल। कहने की बात, मेटाफिजिक्स इज नॉट ए साइंटिफिक नॉलेज बट इट डील्स विद वैल्यूज। ये हमने देखा कि मेटाफिजिक्स आप साइंटिफिक इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनाए, आप उसको फेथ की रेलम में ही रहने दें। कांट के लिए फेथ क्या है? इट लैक्स सफिशिएंट एविडेंस। सफिशिएंट एविडेंस इसमें नहीं है सो दैट यू कैन ascertain it cognitively. Cognitive certainty इसमें नहीं है, तो इसीलिए नॉलेज प्रॉपर नहीं है। बट इट हैज़ एनफ सफिशिएंसी, एनफ एविडेंस दैट फॉर एक्शन फेथ इज एनफ। ये हमने कल इस पे बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। So faith therefore is belief even in the face of contrary evidence and it leads to devoted acts. किस लिए? For the realization of values. तो कांट के लिए जिंदगी को पॉसिबल बनाता है मेटाफिजिक्स, येट इट इज नॉट ए साइंस प्रॉपर। दूसरी चीज, मेटाफिजिक्स हमने देखा कांट के लिए ये कौन चीज करती है हमारे अंदर? देयर इज समथिंग इनसाइड अस व्हिच फोर्सेस अस टू डू मेटाफिजिक्स। हम नहीं मानते ये रिजिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, ये सॉरी रिजिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर, कि हमको अगर सिंपली ये बोला जाए कि अ, हमको नहीं पता कायनात कब आई क्या नहीं, व्हाट वी नो इज बिग बैंग, फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, अगर हमको ये एक्सप्लेनेशन दी जाएगी वी वुड नॉट स्टिल बी सेटिस्फाइड, वी वुड स्टिल वांट टू नो व्हाट हैपेंड बिफोर बिग बैंग। ये हमारा नेचुरल डिस्पोजिशन है ये मेटाफिजिकल क्वेश्चन पूछना। वो कांट कहते थे ना, तो दो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर देती है, द स्टारी स्काइज अबव एंड द मॉरल वर्ल्ड विद इन। ये मुझे हैरान कर देती है। तो इस वजह से कांट वुड opt for a metaphysics which was a priori, not dependent on experience and therefore universal. Metaphysical
कंक्लूजन्स को कांट ने क्या बोला, दीज आर ओनली इल्यूजन्स, दे आर ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन्स। नहीं साबित कर सकते खुदा एग्जिस्ट करता है, ये भी नहीं साबित कर सकते कि नहीं एग्जिस्ट करता। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद कांट ने बोला येट दे कैन नॉट बी थ्रोन ऑफ द टेबल, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट, ही सेड दिस। सो इन a very large measure, Kant leads to an idealistic metaphysics. Now, what does this mean to say idealistic? Lot of you might not understand the term if you do not have philosophy का background कि ideal क्या होता है। आइडियल को आप 2 मिनट के लिए, जब तक हम इसके डिटेल डिस्कशन में जाएं, आप इसको 2 मिनट के लिए ख्याली समझे। आइडियल मतलब ख्याली। तो आपने देखा कांट ने जो ये मेटाफिजिक्स को डिस्क्राइब किया, ये ख्याली मेटाफिजिक्स है, एप्रियोरे है। एप्रियोरे मतलब विदाउट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से पहले ही, तो ये ख्यालों में होगा कहीं पे। तो कांट लीड्स टू दिस आइडियलिस्टिक मेटाफिजिक्स, ये एक चीज है। दूसरी चीज, हीगल के बारे में जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे या हीगल को ही जब आप पढ़ेंगे या हीगल पे कोई लेक्चर सुनेंगे, कमेंट्री सुनेंगे, यू वुड हियर दैट ही टुक मच ऑफ हिज फिलॉसफी फ्रॉम एरिस्टोटल and Plato in that order. But this is not entirely true. He did it, we would see it, but he is greatly influenced by Kant. वो है कि material, everything was supplied by Aristotle and Plato. बट जो उस वक्त वो आग लगानी है, चिंगारी, वो कांट की ही है। True, the natural gas is from Qatar. True, the iron for the cylinders is from Jharkhand. True, the vehicle in which it was traveling to you was made in South Korea. Got it, accepted. But the lighter जिससे finally वो flame लगाई, that was Kant. Kant अपने फलसफे को critical, transcendental, कॉपरनिकन रेवोल्यूशन कह के गए। ये चीज़ों पे भी अगर आप ध्यान दें, लफ्ज़ों पे, ये क्या है? ये आइडियल थॉट्स हैं, क्रिटिकल, ये दिमाग में होता है, ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड व्हाट इज एमिनेंट। ये सारी चीज़ें फिर से दिखाती है प्राइमेसी ऑफ माइंड इन कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर नॉलेज। कांट इन वेरियस वेज वांट्स टू शो कि इंसान का जो नेचर है, इंसान के जो माइंड का जो नेचर है, वो बेहद इम्पॉर्टेंट है, वो मेन फैक्टर है नॉलेज के लिए। ये कांट ने कैसे किया, ये हमने डिस्कस किया कि स्पेस और टाइम बाहर नहीं है, लेकिन हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं हम उसको स्पेस और टाइम में डाल के लेते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन हम इंटरप्रेट करते हैं हम उसको 12 मेंटल कैटेगरीज में प्लेस करते हैं। नो मैटर विच एवर बी द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, it has to be molded, it has to be transformed, it has to be colored by the organ of knowledge. Which organ? The human mind. Yet the most important statement which Kant uttered, understanding makes nature out of materials it does not make. Material बाहर है, but understanding हमारे अंदर है. It means whenever we think about empirical laws of nature, we have to observe also the laws of thinking. हमको लॉज ऑफ थिंकिंग कहाँ से पता चलेंगे? लॉज ऑफ लॉजिक एंड लॉज ऑफ लैंग्वेज। ये हमारा जो मेटाफिजिक्स पे डिस्कशन चल रहा है उधर यूट्यूब पे, उसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि लॉजिक इज द लॉ ऑफ योर माइंड एंड ग्रामर इज द लॉ ऑफ योर लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट बोथ ऑफ दीज थिंग्स। ये एक बहुत इनोसेंट ऑब्जर्वेशन है, ये हर एक आम इंसान को भी पता होनी चाहिए। हावेवर कांट इसमें ऐड करते हैं कि यही लॉज डिटरमिन करते हैं एम्पिरिकल लॉज को। जो फेनोमेनल वर्ल्ड है इसमें यही लॉज उनको रेगुलेट करेंगे। दिस डज नॉट मीन बियॉन्ड द स्टेटमेंट दैट द रूल्स ऑफ लॉजिक आर indispensable even for science, but apart from logical order there is conjunction as well.
और साइंस फाइंड्स दोज कंजक्शंस। लेकिन ये कंजंक्शंस स्ट्रिक्टली यूनिवर्सल नहीं है, ये लॉजिकली नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे कांट ने इनमें लॉजिकल नेसेसिटी को एलिमिनेट कर दिया, इसीलिए साइंस को हम प्रोबेबल भी कहते हैं। खैर, नॉर कैन साइंटिफिक स्टेटमेंट एवर बी नेसेसरी, इवन लॉज ऑफ लॉजिक वुड नॉट बी रिगार्डेड एज वैलिड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स एट ऑल टाइम। ये अब की अंडरस्टैंडिंग है कि लॉज ऑफ लॉजिक भी बेंड होते हैं, बट कांट के हिसाब से ये सारे यूनिवर्सल है, ये बेंड नहीं होते कहीं पे भी। तो कांट की कुछ फॉल्टी एनालिसिस ऑफ नॉलेज मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, दिस मेड हिम से दैट साइंटिफिक नॉलेज इज ह्यूमन नॉलेज ऑफ ह्यूमनाइज्ड ऑब्जेक्ट्स। ये हम अप्लाई करते हैं, बाहर बाहर कोई स्पेस नहीं है, बाहर कोई टाइम नहीं है, ये हम उस पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि वट एवर इंफॉर्मेशन वी रिसीव वी स्पेस टाइम इट। ऑफ कोर्स द ह्यूमन नॉलेज इज ह्यूमन नॉलेज, but it is not of human made objects. It is of things as they are outside. Things को आप वर्ड देते हैं, थिंग्स के लिए आप वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, वर्ड से थिंग क्रिएशन में नहीं आती। सो थिंग्स ऑलवेज रिमेन एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक, दे आर एक्स्ट्रा लॉजिकल, दे आर एक्स्ट्रा ह्यूमन, इवन व्हेन दे आर अंडर द स्फीयर ऑफ योर नॉलेज। आप उनको पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो है आपके इल्म से बाहर की चीज़। इन एनी केस कांट मेंटेन करते हैं कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द लॉज ऑफ फेनोमिनल नेचर। और इस लिमिटेशन में कि हम सिर्फ फेनोमिनल वर्ल्ड को जान सकते हैं, हम सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया को जान सकते हैं, विद इन दिस लिमिटेशन मैन अकॉर्डिंग टू कांट एक सर्टन और नेसेसरी नॉलेज को हासिल कर सकता है। तो कांट ने नॉमिनल वर्ल्ड का इल्म रिजेक्ट कर दिया पूरा। इन द लास्ट रिजॉर्ट कांट के लिए माइंड इज एसेंशियली व्हाट, एक कॉम्बाइनिंग प्रिंसिपल, ये एक सिंथेसाइजिंग ऑर्गन है। इट्स ए प्रिंसिपल ऑफ सिंथेसिस जो हर एक चीज़ को एक कर देता है। आपको बॉटल को धक्का दिया, बॉटल गिरी, ये दोनों चीज़ें आपको मिली सेपरेटली। माइंड ने क्या किया, माइंड ने इसको एक करके आपको बता दिया धक्का मारने की वजह से बॉटल गिरी। सिमिलरली आपको सेंस ऑफ टच मिला, गर्म है थोड़ा नरम है, फ्रेग्रेंस आई, ओके स्मेल्स, इट्स ए ब्यूटीफुल अरोमा, धनिया का स्मेल आ रहा है, इसका स्मेल आ रहा है, उसका स्मेल आ रहा है, एंड देन यू टच इट एंड देन यू से ओके इट्स वार्म, देन यू टेस्ट इट, ओके देयर इज सॉल्ट, देयर इज पेपर, ओके ये कुछ है, ये लौंग है, ये सारी चीज़ें। देन यू हैव दैट व्हेन यू ईट इट यू हैव ए सेंस ऑफ फुलनेस, आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। बट देयर इज समथिंग, आप ऐसे कभी खाना नहीं खाए हैं, आपको ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं एंड यू से आह मज़ा आ गया, व्हाट ए ब्यूटीफुल रेसिपी। ठीक, आप ये कभी एक एक करके नहीं बोलते। तो देयर इज समथिंग विच इज सिंथेसाइजिंग दिस इंफॉर्मेशन इनटू वन। एट द लेवल ऑफ परसेप्शन सेंसिबिलिटी यूनाइट करती है डिस्क्रीट सेंसेशंस को परसेप्ट्स में। ये सब हम पढ़ चुके हैं, मैं ये रिवाइज कर रहा हूँ। कैसे सिंथेसाइज करते हैं? थ्रू स्पेस एंड टाइम, बाय स्पेसिंग देम कि ये हुआ कहाँ पे और ये हुआ कब। तो ये पहले ही सिंथेसिस है, एक सिंथेसिस इसी लेवल पे हो जाती है, बट वी रिमेंबर कि ये नॉलेज अभी नहीं है। लेटर व्हाट वी हैव नाउ इज परसेप्ट, दीज आर फर्दर कंबाइंड इनटू जजमेंट्स। कैसे? 12 कैटेगरीज उस पर अप्लाई करके, बाय अप्लाइंग 12 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इट, नाउ यू पास ए जजमेंट। बट all the modes of combination must be one and the same for all human beings, तभी तो नॉलेज पॉसिबल है। अगर मेरी 12 कैटेगरीज अलग है, रूबिक्स की अलग है 12 कैटेगरीज, अनीस की 12 कैटेगरीज अलग है, इर्तिजा में 4 ही कैटेगरीज है, तो क्या करेंगे? हाउ वुड नॉलेज बी पॉसिबल? अगेन मसला हो जाएगा। सो दिस सेमनेस हैज टू बी देयर, मस्ट बी वन। अब ये कैसे अचीव करेंगे? इफ देयर इज वन एंड द सेम कॉन्शियसनेस इन ऑल ह्यूमन बींग्स, तभी ये पॉसिबल है।
कांट ने क्या कहा था अपने टाइम पे? कांट ने कहा था हाँ, एक एंड सेम सिंथेटिक यूनिटी ऑफ परसेप्शन एक्ट्स इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ये एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज थी सोल कहने की। ही डजंट मीन एनीथिंग, आसमान ज़मीन का डिफरेंस नहीं है इनके सिंथेटिक यूनिटी ऑफ परसेप्शन और सोल में। ही इज़ जस्ट यूजिंग क्लासिकल फिलोसॉफिकल जार्गन, और हमने वो कांट में देखा कि वो बिल्कुल करते हैं। ही टेक्स एंटायर लिबर्टी की, वो फुल फ्लेजेड नया वोकेबलरी डेवलप करते हैं। सो कांट कहते हैं ये एक सब में है। दिस सिंथेटिक यूनिटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ओनली अ लॉजिकल कंडीशन। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से पॉसिबल है कि आप वन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्टिव नॉलेज फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स को पॉसिबल बना सकते हैं। अगर आप इसको ना माने तो ये भी दूसरा भी पॉसिबल नहीं है। तो ह्यूम वुड हैव सेड ओके फाइन गुड, ये है ही नहीं इसीलिए वो भी नहीं है। कांट वुड गो द रिवर्स डायरेक्शन, ये तो है, नॉलेज तो है, यूनिवर्सल भी है, तो इस वजह से वो भी होगा। अब आप देख रहे होंगे कि व्हाट वुड इट लीड टू? It becomes a very powerful factor for supporting the idea of an absolute mind. अगेन ये भी हम हेगेलियन थॉट में देखेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ कांट लेड टू हेगल। एरिस्टोटल और प्लेटो तो बार बार हर जगह बोला जाएगा, और मैं आपको कांट दिखा रहा हूँ कि कैसे एक प्रिकर्सर टू हेगल है। और इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि हेगेलियन थॉट इज एन एडिटिंग ऑफ इमैनुअल कांट। और क्या बोला था कांट ने? अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर। इफ अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर, देन दिस इज अ डायरेक्ट रोड वे टू आइडियलिज्म। अंडरस्टैंडिंग कहाँ है? बाहर थोड़ी, आपके अंदर है। और ये तो हकीकत है। कांट ही डिड एक्चुअली मीन कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ए priori लॉज बनाता है फिनोमिनल नेचर के। हेगल ने क्या किया इस पे नया काम? ही डिड अवे विद द डिस्टिंक्शन ऑफ फेनोमेना एंड नोमेना। हेगल कहते हैं कि ये कैसी बात कर दी कि नोमेना इज अननोन। भाई आपने उसके बारे में अभी बात की, दो अभी अभी ये कहा आपने कि नोमेना इज अननोन। दिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट नोमेना। दिस इज समथिंग यू नो अबाउट नोमेना दैट इट इज अननोन। So you cannot say that it is unknown. What is unknown is not is never known. You could never have known anything about it. You cannot even talk about it because it's not known to you. So he calls it self-contradictory. Thus, it meant that understanding constitutes the laws of nature, for nature is essentially a system of thoughts. Secondly, the synthetic unity of apperception became an ontological reality now. अब उसको लॉजिकल नेसेसिटी नहीं, ऑन्टोलॉजिकल नेसेसिटी बनाएंगे ही को। ह्यूमन माइंड को फाइनाइट रिप्रोडक्शन ऑफ एब्सोल्यूट माइंड बनाया जाएगा। सो ह्यूमन थॉट ऑफ गॉड इज एट द सेम टाइम द थॉट ऑफ गॉड एज एक्सप्रेस्ड थ्रू ह्यूमन माइंड। ह्यूमन बीइंग एक व्हीकल है खुदा की। तो जो कांट की टीचिंग थी उसको देखते रहे हैं आप कि कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है एक आइडियलिस्टिक सिस्टम में, जिसके हिसाब से एक एब्सोल्यूट माइंड है जो प्रोग्रेसिवली एक्सप्रेस करता है खुद को इन नेचर, इन लाइफ, इन ह्यूमन माइंड। अब ये बात यहीं पे नहीं रुकेगी, किसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा हिस्ट्री में? व्हाट इज हिस्ट्री देन? हिस्ट्री इज गॉड अनफोल्डिंग थ्रू ह्यूमन कल्चर्स। सो हिस्टीरियोग्राफी अब नई डेवलप होगी। सो ही इज कंसिडर्ड, ओके देयर आर डिबेट्स ऑन इट, बट ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो अब आपको थोड़ा सा कार्ल मार्क्स की दिख जाएगा कि ओ कार्ल मार्क्स। In fact, Karl Marx is nothing but a commentary on Hegel. In fact, if I am not mistaken, अगर कोई वेरीफाई करके मैसेज में लिख दे, कांट का जो ये सॉरी मार्क्स का एक टेक्स्ट है जिसका टाइटल है नोट्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, और नोट्स ऑन समथिंग, नोट्स ऑन हेगल ने किताब लिखी, उस पे उन्होंने किताब लिखी है नोट्स ऑन दैट बुक, जिसमें वो
उसका क्रिटिकल रिव्यू लिखते हैं, थिंग्स ही एग्रीज ऑन, थिंग्स ही डिसएग्रीज ऑन, आई डोंट नो उसका नाम। ओके, जो भी, अगर इफ यू पीपल नो इट तो मैसेज। तो खैर, और क्या बात की थी कांट ने? अगर आपको याद हो, 3 आइडियाज ऑफ रीजन, गॉड, सोल एंड वर्ल्ड। कांट ने कहा था कि दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉलेज, दे रेगुलेट नॉलेज। सोल, गॉड एंड वर्ल्ड, कांट के हिसाब से ये मेटाफिजिकल एंटिटीज है, इसीलिए ये नॉलेज प्रॉपर का हिस्सा बन ही नहीं सकती, लेकिन ये हिस्सा है फेथ का। एंड दे मे बी रिगार्डेड एज postulates ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। हमने ये सारा डिटेल में कल देखा, बट प्रैक्टिकल रीजन डज नॉट yield knowledge, yet Kant established कि प्रैक्टिकल रीजन इज हायर देन प्योर रीजन। क्यों? क्योंकि हमारे जो मॉरल इम्पेरेटिव्स हैं ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे नॉमिनल सेल्फ से आते हैं, ये हमारे फेनोमिनल सेल्फ से नहीं आते। दस, बिलीफ इन मेटाफिजिकल एंटिटीज कांट के हिसाब से इरेशनल नहीं है, ये सुपर रैशनल है, ये इरेशनल है, बियॉन्ड रैशनैलिटी है। सेकेंडली, इंसान को मजबूर करता है कुछ उसके अंदर का, कायनात के बारे में, रूह के बारे में, खुदा के बारे में सोचने का। हमारे पास exceptions are there once again, but I am speaking general of humanity. We do not know of too many cultures who did not have a concept of these three things. In fact, if you would have attended this session on religion is natural, we discussed it कि humans के अंदर जो natural psychologically established disposition है, for example soul का concept natural है humans में, तो कांट के हिसाब से ये हमारे अंदर का natural disposition है। So metaphysics comes from the higher reason of man. तो यहाँ पे भी कांट ने इनडायरेक्टली आइडियलिस्टिक थीसिस ऑफ मेटाफिजिकल एप्रियोरी को एक्सेप्ट किया। हावेवर, हेगल सबसे ज़्यादा मशहूर किस चीज़ के लिए है, हम उसी पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट भी करेंगे, वो है डायलेक्टिक मेथड। अगर आपने कार्ल मार्क्स का सुना होगा, व्हाट इज ही फेमस फॉर? डायलेक्टिक मटीरियलिज्म, अ मार्केट प्लेस पे फॉर कम्युनिज्म, बट हिज फिलोसॉफिकल थॉट इज डायलेक्टिक मटीरियलिज्म। आपको पैरेलल दिख रहा होगा डायलेक्टिक मेथड से डायलेक्टिक मटीरियलिज्म। क्या है ये? इसके हिसाब से एब्सोल्यूट अनफोल्ड्स इटसेल्फ थ्रू द ट्रिपल स्टेप्स। 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, ए थीसिस इज प्रेजेंटेड। आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, कोई थॉट इमर्ज होता है, लोग कोई पैटर्न पे जिंदगी जीते हैं, एज अ पर्टिकुलर वे पीपल लिव अ लाइफ, अ पर्टिकुलर थॉट इज रनिंग थ्रू द सोसाइटी। ये थीसिस हमारे पर्पस के लिए विल कॉल्ड इट थीसिस, बट दीज आर रिलेटिव टर्म्स। इट वुड बी एन एंटीथेसिस टू इट्स पास्ट, बट खैर, let's start from a particular point. Right now it is thesis. Then from within the thesis कुछ contradictions उठेंगी, they form antithesis. So antithesis is part of thesis, it emerges within. कार्ल मार्क्स इसी को अप्लाई करेंगे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वाज अ नेसेसरी थीसिस टू इमर्ज, लेकिन इसी में से निकलेंगे ये प्रोलेटारिएट, एंड दे वुड रिवोल्ट अगेंस्ट देम, दैट वुड बी इट्स एंटीथेसिस, और दोनों मिलकर फिर कम्युनिस्ट स्टेट बनाएंगे एज दे फाइनल सिंथेसिस। तो 3 स्टेप हो गए। क्या कहते हैं हीगल कि a thesis emerges, its antithesis emerges, and then a synthesis takes place of the two, which becomes a thesis for subsequent action. और उसमें से, उस सिंथेसिस में जो अब थीसिस है, उससे अब उसकी एंटीथेसिस बनेगी, और ऐसे ये 3 स्टेप प्रोसेस चलती रहेगी till the absolute self is achieved. So history is the history of split. अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हीगल जब हम डिस्कस करेंगे वहां पे करेंगे। यहाँ पे क्या है मकसद मेरा ये कहने का, ये जो ट्रायड है, कांट का फुल ऑफ फलसफा ट्रायड है। दिस नंबर 3 इज ऑलवेज स्पेशल। द क्रिश्चियन ट्रिनिटी, कांट्स ट्रायड्स, केमिस्ट्री के ट्रायड्स, हीगल का ट्रायड, ये ट्रायड हर जगह है। सो व्हाट डिड वी सी इन कांट?
कांट में हमने प्रिकर्सर ऑफ डायलेक्टिक मेथड देखा, याद करें। पहले तो उन्होंने लिखी 3 कैटेगरीज, ये क्रिटिक्स, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। तो 3 लिखी उन्होंने। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन वो मेटाफिजिकल एंटिटीज को चैलेंज करता है। कितनी मेटाफिजिकल एंटिटीज? 3, वर्ल्ड, सोल एंड गॉड। फिर इसको मॉडिफाई करती है कौन सी किताब? क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। अब देखिए वही काम हो रहा है, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन इसको मॉडिफाई करती है। फिर मेटाफिजिकल एंटिटीज को एक लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ बनाती है। फिर क्रिटिक ऑफ जजमेंट में रियलिटी को और आगे बढ़ाते हैं वो, विद अ फार ग्रेटर एश्योरेंस। इट अपीयर्स देन कि तीसरी क्रिटिक है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, इट इज एक्चुअली द की, इट इज द सिंथेसिस ऑफ द फर्स्ट टू। सो कांट प्रैक्टिकली वही कर रहे हैं जो अब हीगल एक्सप्लेन करेंगे कि यही होता है हिस्ट्री में। इवन क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, उसमें भी क्या है? 3 फैकल्टीज वो एक्सेप्ट करते हैं, सेंसिबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग और रीजन। नॉलेज बिगिंस विद सेंस, प्रोसीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, एंड्स इन रीजन। सेंसिबिलिटी पैसिव है, अंडरस्टैंडिंग एक्टिव है। रीजन लिमिट करता है एक्टिव अंडरस्टैंडिंग को टू द मटेरियल सप्लाइड बाय सेंसिबिलिटी। यहाँ पे भी रीजन सिंथेसिस का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है सेंस और अंडरस्टैंडिंग का। लेकिन इन सब में आपको जबरदस्ती ढूंढना पड़ेगा ट्रायड। एल्सवेयर दिस ट्रायड इज क्लियरली विजिबल। कांट एक्चुअली एंटीथेसिस, थीसिस और सिंथेसिस करेंगे। ये हमने वहां पे बात की थी, लेकिन वहां पे उसको डिस्क्राइब नहीं किया था। सबसे ज्यादा ये क्लियर है कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज है? 12। एक्चुअली 4 हैं, हर एक में 3-3 है। आपको ट्रायड दिख रहा है हर एक में। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं, ये सॉरी 12 में जो एक एक है, पहले तो 4, 4 के अंदर 3-3 है। ये जो 3 का ग्रुप है, ये क्या है? ये थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस है एक्चुअली। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पहली कैटेगरी जो थी, पहला कंसेप्ट जो था, उसमें क्या था? यूनिटी, प्लूरैलिटी और टोटैलिटी। अब देखिए कैसे है थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। यूनिटी मान लीजिए हमारी थीसिस है, जहाँ से हमने शुरू की। एक प्लूरैलिटी इसकी एंटीथेसिस है, वाहिद जमा, सिंगुलर प्लूरल। ठीक। अब ये टोटैलिटी क्या है? प्लूरैलिटी को कंसिडर करना एज वन। तो ये इन दोनों का सिंथेसिस है। यही आप बाकी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। येट इसके अलावा एक और जगह भी ऐसे ही क्लियर है कि कांट इज डूइंग इट, बट कांट स्टॉप्ड फॉर फ्रॉम सिंथेसिस। याद करें जो कांट ने एंटिनमीज डिस्कस की, क्या बोला उन्होंने? कि ये कायनात टाइमलेस है, स्पेसलेस है, इनफाइनाइट है, हमेशा से है। फिर उसका एंटीथेसिस क्या बोला? कि नहीं, इट्स विद इन टाइम। अब उन्होंने सिंथेसिस नहीं किया इसका, वहीं पे रुक गए, लेकिन एंटीथेसिस और थीसिस वर्ड्स इस्तेमाल किए उन्होंने। हीकल बोले कि अच्छा ये तो मसला है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एंड ही ट्राइड टू सॉल्व दीज एंटीनमीज। ही एक्चुअली ट्राइड टू शो कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ही नहीं। हीगल कहते हैं कि कांट could not solve the contradictions involved in antinomies because he remained at the level of abstract reasoning or understanding only. इसका solution तो कहाँ है? If you go beyond understanding, if you reach the stage of speculative reason, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका जवाब। एंटीनमीज क्लियरली थीसिस और एंटीथीसिस की शेप में बनी है। Nobody can accept them to be true together at the same time. The solution of the problem lies in their synthesis. हीगल आर्ग्यू करते हैं। हीगल का डायलेक्टिक मेथड ये बेस्ड है ऑन एन एजम्पशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ थॉट एंड थिंग्स, कि अलग चीजें नहीं हैं। इट इज थॉट इटसेल्फ व्हिच passes from the abstract to the concrete, from the empty to the fuller ideas. Ultimately थिंग्स क्या हैं? थिंग्स आर नथिंग बट a system of thoughts. ये आइडेंटिटी ऑफ थॉट एंड थिंग
This can only be reached at by a criticism of Kant's doctrine of unknowable. Hence, Kant's teachings directly and indirectly they lead to Hegelian idealism. तो इसलिए कांट पे बेस्ड है एक्चुअली Hegelian system, not entirely on Aristotle and Plato. और ये स्टेप वैसे क्या कहते हैं इसको, ये एब्रप्ट नहीं है, ये क्वांटम लीप नहीं है, ये ग्रेजुअल है। इनके बीच में भी कुछ फिलोसफर्स हैं, लेकिन जो वो बड़ी हस्तियां हैं हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। अदरवाइज शेलिंग आएंगे बीच में, और भी कुछ फिलोसफर्स आएंगे। हेगल कांट के बाद के फिलोसफर हैं। आई थिंक ही वाज बोर्न आफ्टर कांट डाइड, बट ही इज आल्सो ए जर्मन। तो कांट रेवोल्यूशनाइज कर चुके थे जर्मनी को, और हेगल उसको फर्दर अप शेप देंगे, उसको अपने कंक्लूजन पे पहुंचाएंगे, और कंक्लूजन पे फाइनली हिटलर होगा। इंटरेस्टिंग। आइडियलिज्म, मैंने आपको कुछ देर पहले बोला कि आइडियलिज्म को आप 2 मिनट के लिए ख्याली समझे फॉर आवर डिस्कशन। इट्स नॉट ए बैड डेफिनेशन, आइडियलिज्म एक्चुअली मीन्स दैट। बट अब थोड़ा उसको समझते हैं इन मेटाफिजिकल टर्म्स, व्हाट डज इट मीन टू से आइडियलिज्म। आइडियलिज्म इज ए मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन जो ये बताता है दैट स्पिरिट हैज सुप्रीमेसी ओवर मैटर, माइंड एंड मेंटल फैकल्टीज हैव सुप्रीमेसी ओवर फिजिकल मटेरियल दिस फैक्ट्स। और आइडियलिज्म का हाईएस्ट लेवल, उसको हम एब्सोल्यूट आइडियलिज्म बोलेंगे। और एब्सोल्यूट आइडियलिज्म क्या करेगा कि holds that matter is not mind, but mind remains foundational to matter. Mind is the key to understanding matter. इसके लिए वर्ड जो यूज करते हैं हीगल, स्पिरिट वर्ड यूज करते हैं, और ये बहुत एक वेग टर्म है, इसको प्रिसाइजली डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। बट जब अब हम पढ़ रहे हैं, हम इसको किस मायने में लेंगे? We will take it to mean as the self-conscious mind, which becomes articulate in its gradual manifestations. And it is graded creation through matter, life, and human mind. For the absolute idealism, matter क्या है? Matter is something which is not mind. It is something other than the mind. But matter has been posited by the mind. Matter has been posited by the mind. क्यों? किस लिए? क्यों बनाया माइंड ने मैटर की रियलिटी को? So that by a struggle with and opposition of the matter, mind may become aware of itself कि मैं क्या हूँ। जब उसके सामने मैटर होगा तब वो कह पाएगा खुद को कि ये मैं नहीं हूँ। मटेरियल वर्ल्ड की कहानी को कौन अनफोल्ड करता है हमारे सामने? मटेरियल वर्ल्ड की कहानी को हमारे सामने साइंटिस्ट खोलते हैं। लेकिन साइंटिस्ट क्या है फाइनली एट द एंड ऑफ द डे? ये कॉन्शियस माइंड है। सो मैटर इज अनइंटेलिजिबल विदाउट अ माइंड। मैटर को रेगुलेट क्या करता है? साइंटिफिक लॉज। लेकिन ये थॉट्स हैं फाइनली। साइंटिफिक लॉ कहीं पे लिखा पड़ा आपको मिल रहा है? जब कोई चीज़ गिर रही होती है, वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही होती है, ग्रेविटी, 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 नहीं कर रही होती वो कुछ, वो गिर रही होती है बस। मैग्नेटिक फील्ड, वो नहीं बोल रहा होता है कि मैं फैराडेज़ लॉ फॉलो कर रहा हूँ, मैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉलो कर रहा हूँ। वो नहीं बोलता है ऐसा कुछ। वो बस कर रहा होता है जो वो कर रहा होता है। तो ये जो ये लॉज़ हैं, ये भी थॉट्स ही हैं। Thus, matter consists of thoughts and cannot be understood without thoughts of the conscious mind, which we in this case call a scientist. So, mind for Hegel remains the foundation of and key to understanding the matter. तो आइडियलिज्म अब आप समझ रहे होंगे क्या है। आइडियलिज्म फिर से जब हम लफ्ज़ों को ज़्यादा डिफाइन करने लगते हैं, देयर इज ऑलवेज डेविल इन द डिटेल्स। कोई ना कोई एक्सेप्शन आ ही जाती है। आइडियलिज्म, इट कुड मीन आइडियाइज्म,
आइडियाज के रिलेटेड, या आइडियलिज्म, दोनों सेंसेस में इस वर्ड को यूज किया जाता है। हम इसका थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं, उससे हमको ये और बेहतरीन तरीके से समझ आएगा कि व्हाट डज आइडियलिज्म स्टैंड फॉर। हमने ये आइडिया वर्ड सबसे पहले कहाँ पे देखा? हम 29वें सेशन में है। इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट सेशन और द सेकंड सेशन, प्रोबेबली द फर्स्ट, हमने प्लेटो डिस्कस किया था और प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडियाज दी थी। इफ यू रिमेंबर द एलोग्री ऑफ द केव, मुझे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था केव के लोगों का, और फिर एक आइडियल वर्ल्ड को डेवलप। फर्स्ट टाइम हमारा इस टर्म के साथ सामना वहाँ हुआ था। प्लेटो के हिसाब से आइडियाज अलोन आर रियल। प्लेटो के हिसाब से आइडियाज आर हायरार्किकली अरेंज्ड, और टॉप पे क्या है? आइडिया ऑफ गुड। और क्या देखा था हमने प्लेटो में? कि आइडिया ऑफ गुड ड्रॉज ऑल थिंग्स ऑनटू इटसेल्फ। जैसे खूबसूरती खूबसूरती को पसंद करने वालों को खुद की तरफ खींचती है, वैसे ही द आइडिया ऑफ गुड पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। आप में से जिसने भी हीगल का थॉट इससे पहले पढ़ा होगा, आपको दिख रहा होगा कि इन सब का रेलेवेंस हीगल में क्या है। इनफैक्ट हीगल हीगल ने बड़े ध्यान से पढ़ा था पुराने फिलोसफर्स को, और दैट्स व्हाई हिज फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी। एंड ही काइंड ऑफ टेक्स वट एवर इज गुड इन ऑल फिलोसफर्स। इससे ये लो, इससे ये लो, सबसे ये ले लो, और उसको जमा करके बताओ कि ओके दिस इज द ट्रुथ नाउ। तो खैर, आइडिया ऑफ गुड प्लेटो का। अब ये जो आइडिया ऑफ गुड है, हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं एज काइंड ऑफ वैल्यू और एज एन आइडियल, बोथ थिंग्स। तो इस हिसाब से हम प्लेटो के आइडियलिज्म को आइडियाइज्म भी कह सकते हैं, आइडियलिज्म भी कह सकते हैं। खैर वटेवर, फिर हमने एरिस्टोटल देखा था। एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल ने भी हायरार्की बना दी। इफ यू रिमेंबर, एक्टस प्यूरस, द फॉर्म ऑफ फॉर्म्स, द फाइनल फॉर्म, उन्होंने उसके बारे में बात की थी। एक इनडिविलिंग स्पिरिट, द रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच मोल्ड्स ऑल थिंग्स। तो एरिस्टोटल के फलसफे में आपको आइडियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक ट्रेंड्स दोनों दिखती है, फाइनली वेल्डेड टुगेदर। और यहाँ पे अब आपको दिखेगा कि व्हाई हीगल इज कॉल्ड कि ही इज टेकिंग फ्रॉम एरिस्टोटल। सो बट ही वाज डेफिनेटली ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एरिस्टोटल। फिर क्या हुआ? प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद क्या हुआ? आइडियलिज्म वेस्टर्न कैनन, वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न थॉट का एक कोर फलसफा बन गया। इसको नई जान सुपिनोजा ने दी, लाइबनीज ने इसको फॉलो किया, बर्कले तो आइडियल आइडियल ही करते रह गए पूरी जिंदगी। येट द की कंसेप्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इमैनुअल कांट। अब कांट खुद क्या कहते थे? कांट हिमसेल्फ नेवर एक्सेप्टेड आइडियलिज्म। आपको वो पता ही है, वो बोलते थे इन चीज़ों को ख्याली पुलाव, कहते थे बना बड़े बड़े महल ख्यालों में। वो वर्ड ही यूजेस हिमसेल्फ फॉर आइडियलिज्म इज गोस्ट सीइंग। भूत दिख रहा है तुमको, है कुछ नहीं। तो कांट इज लाइक दैट, कांट खुद तो ये कह रहे हैं। हावेवर, हमने अभी अभी कुछ देर पहले देखा कि कांट का जो स्पेकुलेशन था, it led to the rise of idealism much more than the philosophy of any of other modern thinkers. कांट का खुद का फलसफा, क्रिटिकल, ट्रांसेंडेंटल, ये सारी चीज़ है। These lead to idealism. कांट ने सिखाया था कि ह्यूमन माइंड इज द लॉ गिवर टू नेचर, नेचर इज नॉट द लॉ गिवर टू ह्यूमन माइंड। क्रिटिकल फिलॉसफी कांट की ये सिखाती है कि जो नोइंग फैकल्टी है माइंड की, यही सुप्रीम ऑर्गन है। It has to be understood first because it is the prior condition of any critique of epistemology. और इसी को वो कॉपरनिकन रेवोल्यूशन कहते हैं, ये एम्फेसिस ऑन माइंड इंस्टेड ऑफ मैटर। इनफैक्ट कांट ने क्या कहा था? इंस्टेड ऑफ माइंड गोइंग आउट टू नो द ऑब्जेक्ट्स हैव टू कंफर्म टू द कंडीशंस लेड डाउन बाय माइंड।
And lastly, transcendental philosophy of Kant holds that any philosophical inquiry is not concerned with this or that object. It is concerned with objects as a whole. It is concerned with the mode or manner in which mind knows an object whatsoever. नहीं फर्क पड़ता गुलाब है, इंडिविजुअल गुलाब है या आइडियल गुलाब है या क्लास ऑफ गुलाब है, नहीं मैटर करता. कांट सेज व्हाट मैटर्स इज हाउ वी व्यू अ गुलाब. हमारे रूल्स क्या है हमारे अंदर जो डिटरमिन करते हैं गुलाब है कि नहीं. फॉर कांट ह्यूमन माइंड इज द की ऑफ एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. और इस डिस्कशन ने कांट को कहाँ पहुंचाया? टू पॉजिट वन सुप्रीम सेल्फ कॉन्शियसनेस, सिंथेटिक यूनिटी ऑफ अपरसेप्शन. ये है अल्टीमेट कंडीशन ऑफ बीइंग. अगर ये नहीं है ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है. ऑब्जेक्टिव नॉलेज है तो ये भी है, और ये सब ह्यूमंस के लिए एक है. लेकिन हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि ये लॉजिकल कंडीशन है. Thus, the human mind in the first instance and the synthetic unity of apperception in the final form. This is the key to understanding nature. कांट के हिसाब से. और कांट के बाद the self-conscious mind has become the basal category of idealism. यहीं से शुरू होगा idealism. यहीं से वो मेंटेन करेंगे the primacy of spirit over matter. और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें तो आइडियलिज्म ऑफ हीगल इज ग्रीक, दैट इज एरिस्टोटलियन, बट इट इज एज मच एज जर्मन इन द सेंस दैट इट इज कैंटियन. इसमें एम्पिरिसिज्म भी एडिड है, क्योंकि बर्कली का जो आइडियलिस्टिक टर्न लिया था ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म ने, उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने अंदर. ब्रैडली बर्कलियन फाउंडेशन एस्से एस्ट परसिपी को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं. एस्से एस्ट परसिपी, टू बी इज टू बी परसीव्ड. इस स्टेटमेंट को दोनों आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक दोनों क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये आइडियलिज्म के सेंटर में खड़ी है. इसको आइडियलिस्ट फिलोसफर थोड़ा सा एडिट करेंगे एज इंटेलिजी परसिपी के बदले. खैर वो हम देखेंगे कुछ टाइम में. तो ये जो आइडियलिज्म है जो क्लासिकल फॉर्म में, रूडिमेंट्री फॉर्म में प्लेटो और एरिस्टोटल में हमको दिखी, ये हीगल और ब्रैडली में अपना फाइनल फॉर्म लेती है. हम ब्रैडली को तो नहीं देखेंगे, हम हीगल को देखेंगे और बाद में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंड फाइनली हीगल एंड ब्रैडली. अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल मेटाफिजिक्स क्या होती है? कंटेम्पलेटिंग ऑन एक्सटर्नल एंड अनचेंजेबल एंटिटीज. इटर्नल होनी चाहिए चीज, अनचेंजेबल होनी चाहिए, एंड दिस लीड्स टू द अटेनमेंट ऑफ विजडम, ये नॉलेज. सो वी वांट टू फाइंड व्हाट इज बिहाइंड ऑल दीज चेंजेस. एरिस्टोटल ने डिफाइन किया था मेटाफिजिक्स को एज साइंस ऑफ बीइंग, as being qua being, the science of first principles. दोनों ने इसको एज ए स्पेशल साइंस माना, प्लेटो ने भी और एरिस्टोटल ने भी. नोइंग थिंग्स इन जनरल एज ए होल, इसको ये सेपरेट चीज मानते थे as compared to knowing things individually. That's a different thing, and knowing things as a whole is a different thing. So metaphysics is knowing things in general. Again, special sciences are cultivated for success by furthering the means of adjustment to practical concerns of life. प्लेटो और एरिस्टोटल के हिसाब से मेटाफिजिक्स इन प्रैक्टिकल कंसर्न्स के लिए यूजलेस है. पैसे में इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती पैसे में. येट दोनों प्लेटो और एरिस्टोटल जब अपना हायरार्कियल सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं, आइडिया ऑफ गुड फॉर प्लेटो, गॉड फॉर एरिस्टोटल, दोनों मेटाफिजिकल एंटिटीज को टॉप पे रखते हैं. ये दिखाता है प्लेटो और एरिस्टोटल के लिए मेटाफिजिक्स क्या है, एक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी. बीइंग, एसेंस, फर्स्ट प्रिंसिपल, ये सारी टर्म्स यही दिखाती है कि एरिस्टोटल वाज ट्राइंग टू रीच दैट बाय नोइंग व्हिच एवरीथिंग एल्स कैन बी नोन. Sum total of all universe can be known. Aristotle is trying to find that.
द सेम कंक्लूजन इज रीच्ड बाय प्लेटो आइडियंस के मामले में। वहां पे क्या है, आइडियाज, फॉर्म्स, एसेंसेस, इटर्नल एंटिटीज, और ये सारी चीज़ों का इल्म रिफ्लेक्टिव इंट्यूशन से मिलता है। प्लेटो ने बड़े मेटाफोरिकल टर्म्स यूज़ किए जैसे थ्योरी ऑफ रेमिनिसेंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं, टू हैव दिस ग्लिम्प्स ऑफ आइडियाज। अपने रिपब्लिक में तो पोइट्स को क्या कहते हैं, बैनिश करते हैं अपने रिपब्लिक से, वो दे कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ हिज ideal state. Yet his whole philosophy is visionary. It is communicated through myths, through parables, through allegories, through metaphors. लेकिन दोनों ने मेटाफिजिक्स का यूज नहीं बताया हमको, और अगर ये यूजलेस है तो why study it at all? Secondly, what is the nature of knowledge concerning ideas और essence और forms, जो भी टर्म आप इस्तेमाल करें, ये empirical knowledge तो नहीं है। The cowness is not empirical knowledge. Then what is it? और अगर हम इंट्यूटिवली इन आइडियाज तक पहुंचते हैं, ये माइंड में हम कर रहे हैं, हाउ कैन वी टेस्ट देयर वैलिडिटी? जो हमने ख्यालों में दुनिया बनाई, उसकी वैलिडिटी कैसे टेस्ट करें? मोस्ट प्रोबेबली द कीवर्ड्स कंटेम्पलेशन एंड विजडम वुड पुट अस इनटू अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव टू अप्रेज द क्वेश्चंस व्हिच वी जस्ट रेज्ड. Contemplation on external ideas or forms gives us satisfaction for its own sake and is self-rewarding. क्या है जवाब इसका? ये हमारी फितरत है। अगर इसका फायदा ना भी दिखे, तब भी we do it for its own sake. It is self-rewarding. From this follows the peace of mind. Emotional stability इंसान की मुमकिन ही यही चीज करती है। Hegel और Bradley do not explicitly say, but they too in some way mean this, to which हम इसको करेंगे डिस्कस बाद में। बट दिस इज द फंडामेंटल आइडिया कि हमें करते ही क्यों है, इसलिए करते हैं क्योंकि हम यही हैं, और क्या करेंगे, हमारा काम ही यही है। सेकेंडली, मेटाफिजिकल कंटेम्पलेशन हमको विजडम देती है, नॉलेज नहीं। तो कांट ने एस्टेब्लिश कर दिया कि इट्स नॉट नॉलेज, बट वी बिकम वाइजर थ्रू इट। वी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी, बट विजडम मीन्स आर्ट ऑफ लिविंग itself. Art of living based on comprehensive and shrewd observation of human behavior. ये बात तो पक्की है कि मेटाफिजिक्स इज नॉट अ साइंस। मेटाफिजिकल इल्यूमिनेशन अगर आपके अंदर होती है, ये साइंटिफिक इल्यूमिनेशन नहीं है, ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। मेटाफिजिक्स डील्स विद द रियलिटी एज अ होल, and through that it contributes to peace of mind, emotional stability. When you understand what is happening outside, it gives meaning to your life. This is the theory that metaphysics is as natural as breathing to human beings. तो इस वजह से कि मेटाफिजिक्स इज नॉट पॉसिबल, ये सवाल उठता ही नहीं है। हम हीगल की क्रिटिसिज्म भी देख रहे हैं साइमल्टेनियसली ऑफ कांट्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ मेटाफिजिक्स। इनके हिसाब से चॉइस है ही नहीं मेटाफिजिक्स एंड नो मेटाफिजिक्स के बीच। ये चॉइस ही नहीं, मेटाफिजिक्स तो होगी ही होगी। द चॉइस इज बिटवीन गुड एंड क्रिटिकल मेटाफिजिक्स और बैड एंड डॉगमेटिक मेटाफिजिक्स। आप ये बताए दोनों में से क्या चूज करेंगे, करनी तो पड़ेगी। और यही है डॉक्ट्रिन ऑफ मेटाफिजिक्स ए प्रियोरी। मैन कैन नॉट डू विदाउट सम सॉर्ट ऑफ मेटाफिजिक्स। यही चीज को हेगल और ब्रैडली कहते हैं कि मेटाफिजिक्स अवॉइड नहीं हो सकती, कांट से गलती होगी। लेकिन अगर आप तब ध्यान से देखें, कांट से ये गलती हुई नहीं है असली में। कांट भी यही कह रहे हैं। कांट क्या कहते हैं कि मेटाफिजिक्स के बारे में साइंटिफिक नॉलेज पॉसिबल नहीं है, बट मेटाफिजिक्स इटसेल्फ हैज सम वैल्यू, और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू बिकॉज इट अफेक्ट्स प्रैक्टिकल रीजन। लेकिन वो कहते हैं ये फेथ है, लेकिन ये नॉलेज की दुनिया नहीं है।
ब्रैडली के लिए मेटाफिजिक्स मीन्स एन अटेम्प्ट टू कॉम्प्रिहेंड द यूनिवर्स नॉट बाय फ्रैगमेंट्स एंड पीसेस बट एज अ होल। ब्रैडली के लिए at least some men cannot abstain from thinking about the universe। हम में से कुछ होते हैं ऐसे, क्या करें। मैंने जब हम दीन के बारे में बात करते रहते हैं तो फिर हमारी बहसें होती है, अशरी, मातुरीदी, अथैरी, ज़ाहिरी, बातनी एंड ऑल ऑफ दोज टर्म्स, डिवाइन सिंपलिसिटी एंड ऑल। ये चीज़ें मायने नहीं रखती किसी आम मुसलमान के लिए। नन ऑफ इट मैटर्स द कॉमन मुस्लिम। मुझसे कोई पूछता है, मुझे अभी भी क्लैरिफाई नहीं होता मैं क्या हूँ। मैं अतहरी हूँ, अशरी हूँ, मातुरीदी हूँ, मैं क्या हूँ, आई डू नॉट नो। क्योंकि ये हमें मैटर नहीं करता। हमारी आम जिंदगी होती है, सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं या जॉब पे जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच स्टेज ऑफ लाइफ वी आर एट। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क़िबले की तरफ मुड़ते हैं, और रात आ जाती है, सो जाते हैं, रिपीट इट। हमारे लिए ऐसा ही होता है। अल्लाह ताला ने बोला दैट ही इज़ वन एंड ओनली, ही इज़ इटर्नल, ही इज़ एब्सोल्यूट, he begets not, he does not he is not begotten, neither does he beget, there is nothing like him। और हम निकल जाते हैं आगे। हमसे कोई पूछे तो कौन से खुदा में यकीन रखते हो, हम कहते हैं से दैट ही इज़ वन एंड ओनली। लेकिन इन सारी स्टेटमेंट्स की इम्प्लीकेशंस है। कोई और इंसान होता है वो उसको यहाँ पे नहीं छोड़ पाता। When it says God is one and only, he starts thinking about what it means to say he is one and only। Are there two gods? एक one है, दूसरा only है। So there are two gods somewhere. One of them is one, another of them is only। So are these nouns that God is one and God is only? तो इसकी implication है इस statement की। What does it mean to say one once again? Is there a number one hanging somewhere which is God? तो ये implications है statement के। अब God is Rahim, God is Rahman। Now, uh, does God have two parts then? One of it is Rahman, another part is Rahim। God is the creator. Did he become a creator when he created, or was he always creating and that's why he was a creator? Can he be creator without creating anything? तो अब ये सवाल तो उठेंगे, ये सारी चीजें उठेंगे। Why did God create universe? There must be a will before creation। Will means absence of something। So is God imperfect? हम सब के लिए ये सवाल मायने नहीं रखते, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए सवाल मायने रखते हैं। So for Bradley, some of us cannot abstain from thinking about these questions। And he adds that perhaps most men cannot cease from reflecting and pondering on ultimate truths of life। कि जिंदगी की फाइनल हकीकतें जो हैं, हेयर आफ्टर डेथ, खुदा के पास जाना है, ये चीज़ें इंसान को बाधा करती है। अगेन फॉर ब्रैडली, कुछ लोग दे आर एक्चुअली इन टच विद समथिंग हायर। वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट, बट दे आर। और ये समथिंग हायर, ये पता नहीं क्या करता है इंसान के साथ, वी डू नॉट नो। चाहे वो फिर हिंदुस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, वेस्ट में हो, ये टच विद समथिंग हायर, it 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 puts inside them chastity, it subdues their ego, it supports them emotionally। They're never really angry the way we understand anger। There is a calmness around them, it humbles them। For Bradley, such people experience the deity by means of intellectual efforts, and this deity becomes a source of ultimate satisfaction। लेकिन बैडली कहते हैं कि हाँ, नहीं कह सकते इसको साइंटिफिक नॉलेज, बट इट इज देयर। जिंदगी यही है। मेटाफिजिक्स ह्यूमन नेचर है। दोनों के लिए, ब्रैडली के लिए भी और हेगल के लिए भी, मेटाफिजिक्स डील्स विद रियलिटी एज अ होल। ब्रैडली एब्सोल्यूट को जब डिस्क्राइब करते हैं
He calls it all inclusive, all harmonious, sentient whole. Hegel philosophy को he regards as the work of reflective reason in order to have an insight into the idea which is the true, the eternal, the absolute potent, that it reveals itself in the world and that nothing is revealed in the world except this idea, its grandeur and its honor. ये इनके खुद के वर्ड्स में था हीगल के। फिलॉसफी एक रैशनल इंसाइट है। जब आपके सामने चीज़ें हो रही होती है उस पे रिफ्लेक्ट जब आप करें, व्हाट यू अराइव एट इज फिलॉसफी। हिस्ट्री और साइंस तो एक्सीडेंट टेम्पोरल प्रोसेसेस के साथ डील करती है। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नेसेसरी थिंग्स, necessary thoughts, of their connection, of a system, the knowledge of what is true, what is eternal, what is imperishable. हेगल बहुत ज़्यादा वेहमेंटली डिस्टिंग्विश करते हैं साइंस और फिलॉसफी के बीच। साइंस इज द वर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कांट जहाँ पे रुक गए थे वहीं पे साइंस रुकती है, सही बात है। बट फिलॉसफी मूव्स अहेड यूजिंग रिफ्लेक्टिव इंट्यूशन, यूजिंग रीजन, स्पेकुलेटिव रीजन। Hegel is also fully conscious of the holistic nature of philosophy. Particulars में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है फिलॉसफी का, and propounds the doctrine of concrete universal, जिसकी वजह से उनके बाकी के आइडियाज डेवलप नहीं होते। ये कंक्रीट यूनिवर्सल क्या है, हम इसको कल इंशाल्लाह समझेंगे और उसमें आपको थोड़ा समझ आ जाएगा वाई had the our title had this name Socrates in it, but we did not talk about Socrates. कल इंशाल्लाह सोक्रेटिस की बात भी करेंगे। सो टुमारो वी वुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट यूनिवर्सल। तो फिर आगे बढ़ेंगे।